हेलो दोस्तों। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ बहुत सारे लॉज के थ्रू कुछ मेजर्स लेके आती है ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। उसी कोशिश में एक सेक्शन 80JJAA वाज इंट्रोड्यूस्ड। 80JJAA में क्या होता है कि एडिशनल एम्प्लॉयज़ अगर इस साल में आपने रिक्रूट किया है तो उस कॉस्ट का जो आपको 100% एग्जम्पशन मिलता है, आप P&L अकाउंट में डेबिट कर देते हैं उनकी सैलरी और एमोलमेंट जो भी उनको दिए हैं। इसके अलावा फॉर नेक्स्ट 3 years 30% उनकी सैलरी का 30% डिडक्शन आपको एडिशनल लोन मिलेगा अंडर सेक्शन 80JJAA। उसके इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी के लिए कुछ कंडीशंस है, जैसे कि एक तो आप एक बिजनेस रन कर रहे हो तो ये एग्जाम्पशन मिलेगा। कोई दूसरे प्रोफेशनल इनकम हो या कोई दूसरी इनकम हो तो उसमें ये 80JJAA सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर सेक्शन 44AB में ऑडिटेड होना चाहिए। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट एप्लीकेबिलिटी रहेगी तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। तीसरी कंडीशन आप ऐसे ले सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पिछले साल से इस साल ज़्यादा होना चाहिए। जैसे अगर हम टेस्ट कर रहे हैं इस सेक्शन को फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23, तो आपको देखना पड़ेगा कि मार्च 2022 को 31 मार्च 2022 को आपका टोटल एम्प्लॉयज़ का स्ट्रेंथ कितना था, हेड काउंट्स कितना था, और मार्च 31 मार्च 2023 को आपका एम्प्लॉयज़ का स्ट्रेंथ कितना है। ये दोनों डेट के बीच में देयर शुड बी एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, तो ही ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। अगर नेट आपका नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ में इंक्रीज नहीं हुआ है मार्च 22 और मार्च 23 के बीच में, तो आपको 80JJAA का एग्जम्पशन डिडक्शंस नहीं मिलेगा। और कुछ कंडीशंस है, जैसे कि आपका बिजनेस है वो बाय वे ऑफ ट्रांसफ़र आपने नहीं लिया हो, या कोई बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन की कोई स्कीम नहीं हो, उसके अंदर आपने नया बिजनेस बना लिया हो, तो इसमें ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। और ना ही ये कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्प्लिट अप किया है या रिकंस्ट्रक्शन किया है, तब भी अगर ये करके आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है और वहाँ पर आप नए एम्प्लॉयज़ लिए हो तो वो एडिशनल एम्प्लॉय में उसको काउंट नहीं करते हैं, उसके ऊपर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर ये बिजनेस जिसमें आप डिडक्शन लेने वाले हैं अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो पिछले साल के एम्प्लॉय स्ट्रेंथ एंड दिस साल की आपके एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ को देखा जाएगा। लेकिन अगर ये नया बिजनेस है जो इसी साल आपने स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल 22-23 में, तो जो भी एम्प्लॉयज़ आपने एम्प्लॉय किए हैं ड्यूरिंग द ईयर 22-23, उनकी जो सैलरी है या उनका जो एम्प्लॉयमेंट है उसको एडिशनल कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ माना जाएगा और उसका 30% आपको उसके अंदर डिडक्शन मिल जाएगा। अब एडिशनल एम्प्लॉय, क्या सारे एम्प्लॉय जो आपने एडिशनल लिए हैं वो सब एडिशनल एम्प्लॉय है? नहीं, उसके अंदर कुछ एक्सक्लूजन है। जैसे एडिशनल एम्प्लॉयज़ की डेफिनेशन में सिर्फ वही एम्प्लॉयज़ आते हैं जिनकी सैलरी 25,000 रुपीज़ पर मंथ से कम है, नंबर 1। नंबर 2, अगर गवर्नमेंट ने उनका कंट्रीब्यूशन पे किया है अंडर एन EPS स्कीम तो वो भी उसके अंदर एडिशनल एम्प्लॉय की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। और अगर वो नए एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी में
240 दिन से कम टाइम के लिए काम किए हैं तो भी वो एडिशनल एम्प्लॉय की डेफिनेशन में नहीं आएगा। फोर्थ इज रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का वो मेंबर होना चाहिए। ही शुड बी कंट्रीब्यूटिंग, जैसे ईपीएफ है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, उसके अंदर उसका कंट्रीब्यूशन जाना चाहिए। अगर वो उसका मेंबर नहीं है और आप उसको कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं ईपीएफ में, तो भी वो एडिशनल एम्प्लॉय में नहीं आएगा। तो अगर वो तो सैलरी इन लोगों को पे की है, ये एडिशनल एम्प्लॉय है इन अ वे, बट लेकिन उनको सेक्शन 80JJA के लिए एडिशनल एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा और उसके ऊपर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। जैसा अभी मैंने बोला 240 डेज, वो 240 डेज अगर इस साल में किसी एम्प्लॉय ने काम नहीं किया, समझ लो 200 दिन से कम काम किया, 200 दिन ही काम किया, 240 दिन से कम काम किया, सपोज 200 दिन ही काम किया, तो और वो नेक्स्ट ईयर सक्सीडिंग ईयर मीन्स 22-23 में ये वर्क फर्स्ट टाइम ही जॉइंड इन 22-23 एंड ही वर्क फॉर 200 डेज, तो आपको ये 80JJA का डिडक्शन उसकी सैलरी पे नहीं मिलेगा। लेकिन वही एम्प्लॉई अगर सक्सीडिंग ईयर 23-24 में भी काम कर रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, और 23-24 में वो 240 डेज से ज़्यादा काम किया है, तो उसका जो सैलरी दिया आपने, एमोल्यूमेंट्स दिए हैं उसको, वो सब 80JJA के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो और ये डिडक्शन है वो 3 साल के लिए ले सकते हैं। जैसे एक एम्प्लॉय आप जो एडिशनल एम्प्लॉय ज्वाइन किया है 22-23 में, तो उसकी जो सैलरी है 22-23 में, 23-24 एंड 24-25, ये नेक्स्ट 3 सालों में उसको जितनी भी आप सैलरी दे रहे हो उसका 30% आप एडिशनल डिडक्शन ले सकते हैं। ये सेक्शन ज़्यादातर लोगों को मालूम है, बहुत सारे लोग इग्नोरेंट है, उसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एक आपको आर्थिक बेनिफिट लाके देता है। बहुत अच्छी टैक्स सेविंग्स इसके अंदर हो सकती है। तो अगर आप ये सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो ज़रूर सेक्शन 80JJA का फ़ायदा लें। एक और चीज़ है, वो ये है कि इनकम टैक्स एक्ट में अभी कुछ नए सेक्शंस इंसर्ट हुए हैं। 115BAA और 115BAB, 115BAC, 115BAD, जहाँ पर कंसेशनल रेट ऑफ इनकम टैक्स प्रेस्क्राइब किया कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ एसएससीज के लिए, कुछ यूनिक जो एसएससीज है उनके लिए। अगर वो ये सेक्शंस को ऑप्ट करते हैं तो इनके लिए इनकम टैक्स की रेट नॉर्मल इनकम टैक्स रेट से कम रहेगी। लेकिन वो सेक्शन के साथ एक कंडीशन आती है कि सेक्शन चैप्टर 6A के जो डिडक्शंस है 80C, 80D, UI, वो सब आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप कंसेशनल रेट वाले सेक्शन के अंदर जाते हैं तो चैप्टर 6A के डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन इस सेक्शन की ब्यूटी ये है 80JJA कि अगर इवन दो आपने कंसेशनल रेट वाले सेक्शन को ऑप्ट किया है, उसके बाद भी आप ये वाला डिडक्शन ले सकते हैं, भले ही ये चैप्टर 6A का पार्ट है, उसके बाद भी 80JJA का डिडक्शन आप ले सकते हैं। और आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। वो एक सर्टिफिकेट देगा 10DA में। वो सर्टिफिकेट में वही सब कंडीशन है जो अभी मैंने डिस्क्राइब किया आपको, वो कंडीशन को सर्टिफाई करेगा ये सारी कंडीशन एसएससी हैज फुलफिल्ड, और वो सर्टिफिकेट आपको इनकम टैक्स रिटर्न के साथ अपलोड करना पड़ेगा, फर्निश करना पड़ेगा असेसिंग ऑफिसर को। बेस्ड ऑन दैट ही विल अलाउ यू द डिडक्शंस। सो सेक्शन 80JJA एक टैक्स सेविंग, अच्छी टैक्स सेविंग देने वाला सेक्शन है। तो अगर आपने एडिशनल एम्प्लॉयज़ को आपके बिजनेस में रिक्रूट किया है ड्यूरिंग द ईयर लास्ट ईयर 22-23 एंड यू आर गोइंग टू फाइल द रिटर्न नाउ, 44AB ऑडिट मस्ट बी गोइंग ऑन, सो उस सेक्शन का आप फ़ायदा लीजिए। थैंक यू।